तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े चैलेंजेस हैं आगे। हाउ ही विल डील विद इट आई डोंट नो। भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब यूरोप का एक देश ऐसा है जो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। फ्रांस ने भी ये कह दिया सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल आगे बढ़ रहा है ना। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। भारत का सदाबहार दोस्त रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया और मार्केट एक्सेस ऑफर कर दिया, तो दूसरी तरफ चीन ने भी चौंकाते हुए भारत को जीरो टैरिफ मार्केट एक्सेस का ऑफर दे डाला है। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से उन्हें साइडलाइन किया हुआ था, स्नब किया हुआ था। और बहुत गुस्सा है यूरोप के अंदर कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करें रशिया की, जिस तरह से रशिया इंडिया का साथ दे रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। देखें, ये होना चाहिए, दोस्ती का हक अदा कर रहा है। China, India, and Russia seem to be speeding up with the latest events. वो उसको फिक्र है कि ये जो बाकी भी सीज फायर्स उसने करवाए हैं ना, ये भी टूट सकते हैं, वो खुद कहता है। और बाय द वे अगर आप डिटेल में जाए, ये बाकी सीज फायर जो कॉन्गो और रवांडा है या अजरबैजान और क्या नाम है आर्मीनिया का है, ये सारे जो है ना दे फ्लफी। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ये ना हो कि यूक्रेन में भी कामयाब ना हो और यहाँ भी कामयाब ना हो, तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं बढ़ जाएगा। पर उसके साथ साथ 3 कंट्रीज ने धमाल मचा दी। उसके साथ साथ 3 कंट्रीज ने धमाल मचा दिया है। जानते हैं उमेश से। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी जय श्री राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, कल के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बताया है कि वो भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन युद्ध पे क्या स्थिति है और क्या अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसकी भी जानकारी नरेंद्र मोदी जी को दी है। बोला है कि इस साल एआई समिट होस्ट करने वाले हैं पेरिस में, और अगले साल भारत होस्ट करेगा एआई समिट न्यू दिल्ली में, तो वो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। अगले साल फ्रांस बन रहा है G7 का हेड, और भारत के पास है 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी। फ्रांस चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। देखिए, फ्रांस जो है ना G7 का मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और अमेरिका का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई। वो बोल रहा है कि मैं ब्रिक्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ, वो भी इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया के साथ करना चाहता है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि हम अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेटेजिक टाइज बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रांस एक तरह से भारत के साथ अपनी जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है वो बढ़ाता जा रहा है। सेकेंड जो न्यूज आया है कि जापान जो अमेरिकन एलाई है वो भारत के अंदर $68 बिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जिसमें बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगस्त 29 से अगस्त 31 जापान की दौरे में जाने वाले हैं, और बताया जाता है कि जापान हमको एक अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर इंजन देने को तैयार है। जो जी का इंजन के लिए जो नाटक कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, जी F-04 और F-414, उससे बहुत बेहतर इंजन है। वो जो इंजन है उसकी जो कैपेसिटी है 108 या 110 kN। जापान का जो इंजन है 196 kN का इंजन है, और जापान ने बोल दिया कि भारत को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी देने को तैयार है, भारत को पूरा मतलब सपोर्ट भी करेगा, भारत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर देगा। अब तीसरी न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया भी शायद ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहता है। देखिए, ये न्यूज तो 1 साल पुरानी है, बट अब क्या हुआ है, 5-6 दिन पहले साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, और उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर से बात की है। कहीं ना कहीं ये जो तीनों एलाइज है एक तरह से अमेरिकन एलाइज है, और अब हमें अमेरिकन एलाइज का सपोर्ट मिलता जा रहा है। इसके कारण अमेरिका परेशान हो चुका है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी डिफेंस टाइज इंक्रीज होते जा रहे हैं। अभी सबको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका की डिफेक्टो कॉलोनी है, बट अब
भारत की DRDO और ऑस्ट्रेलिया की DSTO एक तरह से एक नया इक्विपमेंट बना रहे हैं, सोनार इक्विपमेंट, जो अंडरग्राउंड जो सबमरीन्स होती है पानी में, उसको डिटेक्ट कर पाएगा। अब ये सब चीज बताती है कि भारत के कारण आप ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न एलाइज ब्रिक्स के अंदर जुड़ना चाहते हैं। अब इसके लिए आप देखिए, जैसे ही अमेरिका ने 50% कल टैरिफ लगाया, चाइना ने बोल दिया इंडिया एंड चाइना आर द इंजन्स ऑफ डबल इंजन ग्रोथ। उन्होंने बोल दिया कि इंडियन गुड्स आर वेलकम इन चाइना, इंडियन कंपनीज आर वेलकम टू इन्वेस्ट इन चाइना। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर भारत के खिलाफ जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है, हम इसको हटा देंगे, हम भारत के ट्रेड डेफिसिट जो है भी कम कर देंगे, क्योंकि आज चाइना के साथ हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अब बात आता हूँ रशिया के ऊपर। आपने जैसे बोला, पीटर नवारो ने कल स्टेटमेंट दिया कि भारत को मालूम नहीं है, समझ नहीं रहा है कि वो एक तरह से यूक्रेन युद्ध को कैसे वॉर मशीनरी फंड कर रहा है। पर उसके बाद और उन्होंने ये भी कयास भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, जिसमें उन्होंने बोला है कि भारत चाइना के साथ जा रहा है। कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में एक तरह से आप ये देखिए एक टेंशन बढ़ता जा रहा है। कल निकी हेली ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने लताड़ा है, बोला जो रिलेशन हमने 30 साल लगाए भारत के साथ बनाने में, वो आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया। एक तरह से उन्होंने बोला है भी है कि भारत को एडवर्सरी के जैसे अब ट्रीट नहीं कर सकते। एनएसए जो उनके पूर्व एनएसए है बोल्टन, उन्होंने भी ये बात बोली है, जेफरी शेक्स ने भी यही बात बोली है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ट्रम्प की जो पॉलिसीज है बैकफायर कर रही है, जिसमें वो अपने एलाइज को इरिटेट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब रशिया के हमारे जो जयशंकर साहब है, वो अभी रशिया गए हुए हैं। रशिया ने तो कल एक तरह से रेड कारपेट वेलकम ही बचा दिया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक स्पेशल के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत और जापान के बीच हो रहे बड़े आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की। हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार जापान अगले 1 दशक में भारत में लगभग 68 अरब डॉलर यानी करीब 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने की योजना बना रहा है। यह फैसला भारत और जापान के बीच बढ़ते भरोसे और दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी का स्पष्ट संकेत है। माना जा रहा है कि इस निवेश की औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इस महीने के अंत में की जाएगी। जापान की सरकारी समाचार एजेंसी क्योदो न्यूज ने इस संभावित निवेश को लेकर बड़ा दावा किया है और बताया है कि यह रकम 2022 में शुरू किए गए 5 ट्रिलियन येन के लक्ष्य से कहीं अधिक होगी। जापान का यह कदम उस समय बेहद अहम है जब भारत और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए रणनीतिक स्तर पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही जापान की कई कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेस को मजबूत करने पर विचार कर रही हैं, जिससे भारत को रोजगार और विकास दोनों में फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा 29 अगस्त से शुरू होकर 3 दिनों तक चलेगी और इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच शिखर वार्ता होगी। इस मुलाकात से भारत जापान संबंधों में नई ऊर्जा आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी फोन पर बात की, जिसमें यूक्रेन संकट और पश्चिम एशिया में शांति की संभावनाओं पर चर्चा हुई। फ्रांस और भारत लंबे समय से रक्षा और कूटनीतिक साझेदारी में जुड़े हुए हैं और यह बातचीत दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहराई देने वाली साबित होगी। ऐसे समय में जब दुनिया में भू राजनीतिक बदलाव तेजी से हो रहे हैं, भारत एक अहम वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। एक तरफ जापान के साथ बड़े निवेश की संभावना है, तो दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देशों के साथ भारत शांति, सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर चर्चा कर रहा है। यह सब दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में भारत की भूमिका केवल एशिया तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि वैश्विक स्तर पर और भी प्रभावशाली होगी। दोस्तों, यह निवेश सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत जापान के गहरे भरोसे, साझी चुनौतियों और साझा विजन का प्रतीक है। जैसे जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है,
भारत और जापान का सहयोग दुनिया के लिए एक नई दिशा तय करेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह अट्रसेस्ट अरब डॉलर का निवेश किन किन क्षेत्रों में होता है और भारत को इससे किस तरह का फायदा मिलता है।